वामिका दंग रह गई। अपने पिछले जीवन में बचपन में अपराधियों द्वारा अपहरण की कोशिश किए जाने के कारण उसके माता पिता ने उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए भेजा था। बाद में जब उसने फिल्मों की शूटिंग शुरू की तो उसने तलवारबाजी और घुड़सवारी भी सीखी। यहाँ तक कि जब वो कड़ाके की ठंड में पानी के भीतर शूटिंग करती थी तब भी उसे कभी सब्स्टिट्यूट यानी डबल की जरूरत नहीं पड़ी। इसी वजह से उसे मनोरंजन जगत की आखिरी महिला योद्धा कहा जाता था। उसका मैनेजर कई बार इस बात को लेकर उसकी चिंता भी करता था। वामिका को उम्मीद नहीं थी कि विहान उससे ये सवाल पूछेंगे। मैंने बचपन में कुछ मार्शल आर्ट कौशल सीखे थे। जब विहान सोच समझकर वामिका को घूरने लगे तो वामिका थोड़ा असहज महसूस करने लगी। उसने जल्दी से कहा, मेरे बारे में बात मत करो। भविष्य में आप क्या करने वाले हो? क्या वे लोग फिर से आपको ढूंढेंगे? विहान ने अपने होंठ से कोड़े और कुछ विचार करने के बाद जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी सुरक्षा के लिए किसी को तैनात कर लूंगा। इतना कहकर उसने सिर उठाया और वामिका की ओर देखकर मुस्कुराया। वामिका उस मुस्कान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। ये आदमी बहुत ज्यादा हैंडसम था। वो खुद को हकलाने से नहीं रोक पाई। ये तो अच्छी बात है। ये देखकर कि वो आदमी अभी भी बिना हिले डुले उसे ही देख रहा था, वामिका ने अपना सिर खुजलाया। खैर, चूंकि आप ठीक हैं तो अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने पीछे की सड़क की ओर इशारा किया। जब विहान ने देखा कि उसके सामने खड़ी लड़की थोड़ी घबराई हुई और परेशान है तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ठीक है, वापस जाते समय सावधानी बरतना। आज तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। वो वहीं खड़े रहे और लड़की को जाते हुए देखते रहे। हालांकि वो अभी 2 कदम ही चली थी कि वापस मुड़ी और फिर से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वामिका ने अपनी मुट्ठियां भींची और उन्हें अपने होठों के पास रखा। फिर उसने हल्का सा खांसा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं। अगर भविष्य में आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। लेकिन गलत मत समझना, मैं आपके लुक्स या किसी और वजह से आपका नंबर नहीं मांग रही हूँ। मुझे बस डर है कि कहीं आपको दोबारा परेशान न किया जाए। विहान ने उस लड़की की ओर देखा जो सिर झुकाकर बड़ी गंभीरता से उसे अपनी बात समझा रही थी। उसके कानों के किनारे शर्म से लाल हो गए थे, मानो वो सचमुच ये साबित करना चाहती थी कि वो सिर्फ इसलिए डर रही थी कि कहीं उसे दोबारा परेशान न किया जाए। विहान अपनी हंसी नहीं रोक सके। वामिका उन अफवाहों से काफी अलग थीं जो उनके बारे में मशहूर थीं। जब वामिका की सफाई के बीच में विहान की हंसी गूंजी तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसने हैरानी से विहान की ओर देखा। ये पहली बार था जब उसने किसी से उसका फ़ोन नंबर मांगा था। क्या वो अभी नंबर मांगने के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे? माना कि वो वास्तव में उनके लुक्स पर फिदा थी, लेकिन उसका असली इरादा सिर्फ इस बेचारे हैंडसम आदमी को बचाना था। मैं अब चलती हूँ। वामिका खुद को गुस्सा महसूस करने से नहीं रोक पाई। वो अभी 2 कदम ही चली थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी आस्तीन खींच रहा है। वो मुड़ी और उलझन में उनकी ओर देखा। विहान नीचे झुके और जमीन पर पड़ा पाइनएप्पल जूस और सैंडविच उठाया। माफ करना, इस पर पैर पड़ गया था, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। वामिका दंग रह गई। जरूरत नहीं है, मैं इसकी भरपाई करूंगा, विहान ने जिद करते हुए कहा। अगली बार जब हम मिलेंगे। वामिका अवाक रह गई। एक दूसरे के फोन नंबर के बिना इतने बड़े शहर में दोबारा मिलने की संभावना पृथ्वी से धूमकेतु टकराने की संभावना से भी कम थी। हालांकि वो मन ही मन ऐसा ही सोच रही थी, फिर भी वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं आपके पाइनएप्पल जूस का इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो मुड़ी और वहां से चली गई। जैसे ही वो लड़की दूर ओझल हुई, विहान उसे देखते हुए थोड़े हैरान रह गए। वो ऐसी लग रही थी जैसे वो सचमुच उन्हें नहीं जानती हो। तभी सड़क किनारे एक काली वैन आकर रुकी। दरवाजा धीरे से खुलने के बाद अंदर से एक व्यक्ति हड़बड़ी में बाहर निकला। क्या आप ठीक है? उसने कहा था कि यहाँ अभी एक भयानक लड़की थी, क्या आपको चोट लगी है? वो विहान के पास आया और उनके शरीर की जांच करने लगा। विहान ने बेबसी से उसकी ओर देखा। बकवास मत करो। इतना कहकर वो झुककर उस बड़ी वैन के अंदर चले गए। वो व्यक्ति जिसका नाम विशाल था, वो भी घबराहट में उनके पीछे पीछे गया। आखिर विहान राजपूत कौन था? वो सुंदर, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। 25 साल की उम्र में उन्होंने देश विदेश में हर तरह के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार जीते थे। उनके प्रशंसक उन्हें शाश्वत सम्राट कहते थे और कभी भी किसी महिला सेलिब्रिटी के साथ उनका कोई स्कैंडल नहीं हुआ था। उनकी बेहद कातिलाना खूबसूरती के साथ उन्हें मनोरंजन इंडस्ट्री का सबसे पवित्र और अप्राप्य व्यक्ति माना जाता था। विशाल को लगता था कि इस आदमी का मैनेजर बनकर उसकी लॉटरी लग गई है, इसलिए विहान के लिए उसकी चिंता खुद की चिंता से भी ज्यादा थी।
सर, इतनी मेहनत मत कीजिए। सीन की शूटिंग थका देने वाली होती है क्योंकि आपको मार खानी पड़ती है और कुचला जाना पड़ता है। चलिए सब्स्टिट्यूट से इसकी शूटिंग करवाते हैं। निर्देशक वाकई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने आपसे बार बार क्यों वादा किया कि... विशाल पूरे रास्ते कार में बड़बड़ा रहा था। विहान ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा, पिछली बार निर्देशक ने मुझसे उस डेटिंग वैरायटी शो कैंपस हार्टबीट में काम करने के लिए कहा था। इसे मेरी तरफ से स्वीकार कर लो। ठीक है, ठीक है। हामी भरने के बाद ही विशाल को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। विहान ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा, पिछली बार क्या निर्देशक ने मुझसे उस डेटिंग वैरायटी शो कैंपस हार्टबीट में काम करने के लिए नहीं कहा था? इसे मेरी तरफ से स्वीकार कर लो। ठीक है, ठीक है। हामी भरने के बाद ही विशाल को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये वामिका कपूर के साथ एक शो था। लेकिन सर, वामिका कपूर जो कभी आपकी लोकप्रियता का फायदा उठाती थी, वो भी कैंपस हार्टबीट की शूटिंग कर रही है। जैसे ही वो वामिका कपूर की पिछली हरकतों का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला था, विहान ने उसे एक नज़र देखा तो विशाल चुप हो गया और उसके पास डायरेक्टर को फ़ोन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिर विहान ही बॉस थे। हालांकि विशाल ने मन ही मन कसम खाई कि जब समय आएगा तो वो विहान को वामिका कपूर से बचा कर रखेगा। घर वापस आने के बाद वामिका ने केक खाया और गर्म पानी से नहाने के बाद फिर वो स्टडी रूम में गई और वामिका कपूर मूल शरीर की मालकिन के अतीत के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कंप्यूटर चालू किया। आखिरकार कल के वैरायटी शो में कई जाने पहचाने चेहरे होने वाले थे, इसलिए यदि उसने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया तो अनजाने में उसकी असलियत सामने आ सकती थी। जैसे ही उसने कीबोर्ड पर वामिका कपूर नाम टाइप किया, पूरी स्क्रीन उसकी प्लास्टिक सर्जरी की खबरों से भर गई। इंटरनेट यूजर्स ने वामिका कपूर के डेब्यू के समय की और हालिया कार्यक्रमों की तस्वीरें पोस्ट की थीं। उनका दावा था कि वामिका कपूर की प्लास्टिक सर्जरी खराब होने के कारण वो दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही है। वामिका कपूर काफ़ी देर तक खामोशी से उन तस्वीरों को देखती रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो खुद इस शरीर में नहीं आई होती तो उसे भी यही शक होता कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी फेल हो गई है। अपने असली मासूम और प्यारे चेहरे के साथ वो अनगिनत लड़कों के पहले प्यार जैसी दिखती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके मेकअप स्टाइल ने उसके लुक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इतने सुंदर नैन नक्शों के साथ हल्का मेकअप ही काफ़ी था, लेकिन इस शरीर की मालकिन बहुत भारी मेकअप करती थी, जिसने उसके असली खूबसूरत चेहरे को पूरी तरह ढक दिया था। उसकी निजी फोटो एल्बम देखने के बाद वामिका कपूर को समझ आया कि नायरा से दोबारा मिलने के बाद ही उसका मेकअप स्टाइल इतना अजीब हुआ था। इतना ही नहीं, उसका व्यवहार और आभा भी पहले से बिल्कुल बदल गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई खिलता हुआ फूल नायरा से मिलने के बाद किसी अंधेरे कोने में पड़ी एक मामूली घास बन गया हो। इस असहज एहसास ने वामिका कपूर को अपनी भौहें से कोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने सब कुछ साफ साफ सोच लिया था। चूंकि वो अब यहाँ आ ही गई थी तो उसे इस शरीर की मालकिन की किस्मत बदलनी होगी और उन धोखेबाज लोगों से दूर रहना होगा। जहाँ तक भविष्य की बात थी, उसके लिए मनोरंजन जगत में टिके रहना ही सबसे अच्छा था। आखिर उसे ये इंडस्ट्री बहुत पसंद थी। हालांकि अगर वो इस इंडस्ट्री में रहना चाहती थी तो वामिका कपूर को याद आया कि होस्ट ने पहले 2 ऑनलाइन सीरियल में काम किया था। उसने जल्दी से पहला सीरियल ढूंढा ताकि वो देख सके कि होस्ट की एक्टिंग का स्तर क्या था। तभी उसके लिए भविष्य में खुद को ढालना आसान होता। पूरी प्रक्रिया देखने के बाद वामिका कपूर ने इस पर विचार किया। चूंकि ये एक स्कूल ड्रामा था, इसलिए ज्यादातर समय होस्ट को बस सुंदर दिखना था और प्यारी सी मुस्कान देनी थी। ये काफी आसान था, इसलिए उसके अभिनय कौशल के मामले में आलोचना करने लायक कुछ भी नहीं था। हालांकि उसका अभिनय बहुत शानदार नहीं था, फिर भी वो ठीक ठाक था। बस उसमें जीवंतता की थोड़ी कमी थी। इस बात ने वामिका कपूर को उलझन में डाल दिया। क्या होस्ट की एक्टिंग उतनी खराब नहीं थी जितनी कहानी में बताई गई थी? किताब में होस्ट को हमेशा उसकी खराब एक्टिंग के लिए नेटिजन्स द्वारा कोसा जाता था। वो कहते थे कि वो मनोरंजन जगत में सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर आई है और सुंदर चेहरे के अलावा वो बिल्कुल बेकार है। क्या उसे सिर्फ इसलिए कोसा गया क्योंकि वो मुख्य अभिनेत्री नहीं थी? यही सोचते हुए वामिका कपूर देखती रही। उसने पहले दूसरी फिल्म का परिचय पढ़ा। ये फिल्म एक ऐसी मुख्य अभिनेत्री के बारे में थी जो अपनी हीरो को बचाने के लिए बार बार अतीत में जाती है। असली होस्ट ने इसमें एक सहायक भूमिका निभाई थी और उसके ज्यादा सीन नहीं थे, इसलिए वामिका कपूर ने सिर्फ वही सीन चुने जिनमें होस्ट मौजूद थी। जैसे ही स्क्रीन पर होस्ट आए, वामिका कपूर के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। होस्ट के आने के 5 सेकंड बाद वामिका कपूर के होठों की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। 30 सेकंड बाद वामिका कपूर के चेहरे के भाव पूरी तरह जम गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ये कौन औरत थी जो बिना किसी भावना के अपने संवाद बोल रही थी? महज 3 महीनों में उसकी एक्टिंग में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया?
वामिका कपूर समझ नहीं पा रही थी कि होस्ट की एक्टिंग कहानी की वजह से खराब हुई या रखे गए एक्टिंग टीचर इतने बुरे थे कि वो इतने कम समय में ऐसी हो गई। वामिका का सिर दर्द करने लगा। तभी अंधेरे कमरे में अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। उसने फोन उठाया और देखा कि समीर का एक संदेश था, जल्दी सो जाओ, कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वामिका ने देखा कि रात के 11 बज चुके थे। उसने कंप्यूटर बंद किया और स्क्रीन पर अपनी परछाई को देखकर मुस्कुराई। वो वाकई कल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वामिका ने कैमरे की तरफ हाथ हिलाया और कहा, हेलो सबको नमस्ते, मैं वामिका हूँ। मैं जल्दी से कपड़े बदलकर अभी वापस आती हूँ। ये कहकर उसने फिल्मिंग टीम की ओर इशारा किया और अपने कमरे में वापस चली गई और कमेंट्स फिर से शुरू हो गए। क्या वामिका अब नेचुरल ब्यूटी वाली नई इमेज बनाने की तैयारी कर रही है? क्या उसने हाल ही में फिर से प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? हे भगवान, वामिका तो इतनी खूबसूरत है, मैं तो उससे प्यार ही कर बैठा। कमेंट सेक्शन में मानो तूफान मचा हुआ था। कपड़े बदलने के बाद वामिका एक बड़ा सा सूटकेस लेकर कमरे से बाहर आई। वामिका, चलते हैं। जैसे ही वामिका लिफ्ट की ओर बढ़ी, शूटिंग टीम जल्दी से बोली, मिस कपूर, जब हम आए थे तभी लिफ्ट खराब हो गई थी। वामिका ने शक भरी नज़र से फोटोग्राफरों और उनके बड़े बड़े कैमरा उपकरणों को देखा। तो फिर आप लोग अभी ऊपर कैसे आए? मुख्य फोटोग्राफर को अचानक बुरा अंदेशा हुआ। अगर डायरेक्टर अरोड़ा ने ईयरपीस में ये ना कहा होता, क्योंकि वामिका का लाइव स्ट्रीम अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, हमें ज्यादा ध्यान खींचने के लिए कुछ नाटक करना पड़ेगा, तो वो झूठ बिल्कुल न बोलता। हम लोग जब ऊपर आए उसके बाद ही लिफ्ट खराब हो गई। ये कहते समय खुद फोटोग्राफर को भी अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ओह, वामिका समझने वाले अंदाज में बोली, ठीक है, फिर हम सीढ़ियों से चलते हैं। वामिका थोड़ी देर बाद जरूर कहेगी कि वो सामान नहीं उठा सकती। कितनी चालाक औरत है। प्रोडक्शन टीम सच में मुसीबत खड़ी करने में माहिर है। मुझे ये पसंद है। जैसे ही नेटिजन्स और शूटिंग टीम वामिका को हार मानते देखने का इंतजार कर रहे थे, वामिका ने एक हाथ से अपना सूटकेस उठाया और आगे चल पड़ी। वो तेजी से चल रही थी, बिना रुके। बेचारी शूटिंग टीम को उसके पीछे पीछे भारी कैमरा उपकरण लेकर भागना पड़ रहा था। कुछ ही देर में उनकी सांसें फूलने लगी। वामिका इतनी ताकतवर कैसे है? उसने सूटकेस में जरूर कुछ नहीं रखा होगा। बाकी मेहमानों के लाइव स्ट्रीम की तुलना में वामिका का लाइव स्ट्रीम कहीं ज्यादा मजेदार और जीवन था। एक के बाद एक सरप्राइज सामने आ रहे थे और लोगों का ध्यान खींच रहे थे। कुछ ही समय में वामिका की लोकप्रियता मशहूर आइडल अंश मल्होत्रा से भी आगे निकल गई। बैकस्टेज बैठकर डेटा देख रहे डायरेक्टर अरोड़ा को अयान मेहरा की वो खास परवाह याद आई जो वो वामिका के लिए दिखा रहा था। उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया और शूटिंग टीम से कुछ कहा। एक स्टाफ मेंबर शूटिंग टीम के पीछे से भीड़ को चीरते हुए वामिका के पास आया और बोला, मिस कपूर, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। वामिका थोड़ी हैरान हो गई। वो तो उससे भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वामिका ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप पक्का करना चाहते हैं? ये देखकर कि वामिका उसे सूटकेस नहीं उठाने देना चाहती, स्टाफ को लगा कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने कहा, इसे नीचे रख दीजिए मिस कपूर, मैं अक्सर वर्कआउट करता हूँ। वामिका ने कंधे उचकाए, ठीक है फिर। ये देखकर कि फाइनली वामिका मान गई, स्टाफ मुस्कुराते हुए जमीन पर रखा सूटकेस उठाने लगा। पहली बार में वो उसे उठा ही नहीं पाया। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी जम सी गई और वो अंदर ही अंदर हैरान हो गया। अभी उसने ताकत कम नहीं लगाई थी, ये बॉक्स सच में बहुत भारी था। दूसरी बार उसने पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार सूटकेस उठा लिया। लेकिन वो सिर्फ 2 कदम ही चला था कि सूटकेस फिर से जमीन पर गिर गया। एक पल के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो गया। माफ कीजिएगा मिस कपूर, लगता है मेरी फिटनेस अभी उतनी अच्छी नहीं है। उसने सिर खुजाते हुए माहौल हल्का करने के लिए आवाज लगाई। अरे राजीव, जरा मदद करो। राजीव भीड़ को चीरते हुए फोटोग्राफी टीम से बाहर आया। सूटकेस की तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस उठाने की कोशिश की, उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो भी इसे नहीं उठा पा रहा है। वो मुड़ा और अपने कुछ ताकतवर साथियों को बुला लाया। अगर वामिका इसे उठा सकती है तो वे क्यों नहीं उठा सकते? उनके चेहरे लाल हो गए, हाथों की नसें तक उभर आईं, लेकिन आखिर में उनमें से बहुत कम लोग ही इसे उठा पाए, और जो उठा पाए वे भी सिर्फ 2 कदम ही चल पाए। पूरा दृश्य बेहद अजीब हो गया। वामिका, सबको काफी मेहनत करनी पड़ी, अब मुझे करने दीजिए। तभी वामिका सही समय पर आई और उनकी मुश्किल से निकाल लिया। ये कहकर उसने अपना सूटकेस उठाया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। राजीव और वे ताकतवर आदमी अंदर ही अंदर टूट से गए। उनके ईगो को जोर का झटका लगा था।
बड़ी स्क्रीन पर ये सब देखते हुए डायरेक्टर अरोड़ा के होठों के कोने हल्के से फड़क गए। उससे हिसाब लगाने में गलती हो गई थी। उसे लगा था कि वामिका सिर्फ टफ गर्ल वाली छवि बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सच में सच्चाई होगी। कमेंट सेक्शन भी मजेदार टिप्पणियों से भर गया। ये कैसी रहस्यमयी ताकत है। प्रोडक्शन टीम खुद अपने ही जाल में फंस गई। मुझे शक है कि प्रोडक्शन टीम और वामिका मिले हुए हैं। इतने सारे आदमी मिलकर भी इसे नहीं उठा पा रहे। फिल्मिंग टीम, जो आखिरकार दौड़ते दौड़ते वहां पहुंची थी, थकान से हाँफ रही थी। जब उन्होंने देखा कि वामिका सड़क किनारे उस बड़ी वैन के पास खड़ी उनका इंतजार कर रही थी और जरा भी नहीं हाँफ रही थी, तो उनके मन में शक होने लगा कि शायद डायरेक्टर वामिका को परेशान नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्हें ही परेशान करना चाहता था। जब वामिका ने उन्हें इतना थका हुआ देखा तो उसने चुपके से अपनी भौहें उठाईं। बस इतना ही दम था उनका, और वे इसी काबिलियत से उसे परेशान करना चाहते थे। उसे तो वापस जाकर 100 साल और साधना करनी चाहिए। सबकी उम्मीदों के बीच आखिरकार गाड़ी घर के सामने आकर रुक गई। वामिका ने अपना सूटकेस उठाया और सामने बने घर को ध्यान से देखने लगी। वो घर एक वेस्टर्न स्टाइल सिंगल विला था और पूरी तरह से सफ़ेद रंग का था। विला के चारों तरफ तरह तरह के हरे पौधे और फूल लगे हुए थे। वहां प्रोडक्शन टीम द्वारा लगाए गए बेल लताएं भी थीं। पूरा नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे ये वही किला हो जहां स्लीपिंग ब्यूटी रहती थी। इतना ही नहीं, विला के साथ एक बहुत बड़ा लॉन और एक स्विमिंग पूल भी था। प्यार का माहौल बनाने के लिए लॉन में जगह जगह दिल के आकार की सजावट की गई थी और यहाँ तक कि पूल भी गुलाब की पंखुड़ियों से ढका हुआ था। वामिका अपनी जुबान दबाए बिना नहीं रह सकी। प्रोडक्शन टीम सच में काफ़ी खर्चीली थी। फिल्मिंग टीम के स्टाफ ने पहले वामिका को विला के पीछे की ओर ले गए और फिर लिफ्ट से तीसरी मंजिल के बेडरूम तक पहुंचाया। जब वे लिफ्ट से बाहर निकले तो प्रोडक्शन टीम ने जूते रखने की रैक पर चप्पलों की एक कतार तैयार कर रखी थी। चप्पलें कुल 4 रंगों की थी। हर मेहमान को अपनी पसंद के रंग की एक जोड़ी चुननी थी। फिलहाल वहां केवल एक जोड़ी सफ़ेद चप्पलें ही बची थी, जिससे लगता था कि बाकी 3 महिला मेहमान पहले ही पहुंच चुकी थी। वामिका ने चप्पलें पहनने के बाद अपना सूटकेस उठाया और बेडरूम की ओर चल पड़ी। पिछले एपिसोड में प्रोडक्शन टीम पहले ही मेहमानों और दर्शकों को कमरे के पूरे लेआउट के बारे में बता चुकी थी। पहली मंजिल पर लिविंग रूम और किचन था और साथ ही एक बहुत बड़ा इंडोर हॉट स्प्रिंग भी था। दूसरी मंजिल पर जिम, सिनेमा और स्टडी रूम थे। तीसरी मंजिल मेहमानों के बेडरूम के लिए थी। पुरुष और महिला मेहमानों के लिए अलग-अलग 2-2 बेडरूम थे। इनमें से एक कमरा थोड़ा बड़ा और उसमें धूप अच्छी आती थी, जबकि दूसरे कमरे में ज्यादा धूप नहीं आती थी। कमरों का बंटवारा पिछले एपिसोड के गेम के अनुसार किया गया था, इसलिए वामिका और तानिया को ये छोटा कमरा मिला था। बेडरूम का दरवाजा खोलने के बाद वामिका ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारें हल्के गुलाबी रंग से रंगी हुई थी और कमरे में 2 क्वीन साइज बेड रखे थे। मेहमानों की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए प्रोडक्शन टीम ने एक सफ़ेद पर्दा भी लगा दिया था। बिस्तरों के सामने साथ 2 ड्रेसिंग टेबल रखे थे। उन पर स्पॉन्सर द्वारा दिए गए मेकअप बैग रखे हुए थे। क्योंकि प्रोडक्शन टीम मेकअप आर्टिस्ट नहीं ला सकती थी, इसलिए मेहमानों को अपना मेकअप खुद करना था। वामिका अपना सामान रखकर बाहर जाने ही वाली थी, तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। अचानक कमरे में किसी को देखकर तानिया चौंक गई। फिर अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने खड़ी लड़की सच में बहुत ही खूबसूरत थी। वो एक साधारण कैजुअल कपड़ों में थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी त्वचा क्रीम जैसी गोरी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उलझन भरे भाव से तानिया को देख रही थी और उसकी आंख के कोने पर एक छोटा सा तिल था। तानिया का दिल धड़क उठा और वो हकलाते हुए बोली, क्या आप वामिका हैं? वामिका ने एक नज़र में ही पहचान लिया था कि ये लव वैरायटी शो की तीसरी महिला लीड थी। वो एक गर्ल ग्रुप की आइडल मेंबर थी। वो गाने और डांस में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसके फैंस उसे स्वीटी कहते थे। लड़की की 2 चोटियां उसके सीने के सामने लटक रही थी। उसने सफ़ेद रंग की छोटी बाजू वाली शर्ट और चकरदार नाइट ड्रेस पहनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी घबराहट से वामिका को देख रही थी। वामिका को याद आया कि किताब में बताया गया था कि तानिया थोड़ी बचकानी स्वभाव की है और मनोरंजन जगत में गिने चुने सच्चे दिल वालों में से एक मानी जाती है। उस समय भी जब बाकी लोग वामिका को निशाना बना रहे थे, तब भी उसने उसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखाई थी।
इसके विपरीत जब वामिका के साथ दुर्घटना हुई थी तब उसने सोशल मीडिया पर उसके लिए शोक भी व्यक्त किया था। इसी वजह से वामिका की इस लड़की के बारे में अच्छी राय थी और वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती थी। हाँ, मैं अभी अभी आई हूँ, तुम यहाँ काफी देर से हो, है ना? जब तान्या ने ये मुस्कान देखी तो उसका दिल एक पल के लिए थम गया और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। नहीं, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ और नीचे जाने से पहले अपने कपड़े ठीक कर रही थी। क्या मैं इन दोनों की जोड़ी बना सकता हूँ? तान्या वामिका के सामने कितनी शर्मीली लग रही है। तान्या सच में बहुत क्यूट है। तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। वामिका ने तान्या की ड्रेस को प्रशंसा भरी नजर से देखा। सच में? तान्या थोड़ी खुश और चकित हो गई। उसके मन में वामिका की जो छवि थी वो अभी भी पिछले सीजन वाली थी, जब वामिका बाकी मेहमानों को नज़रअंदाज करके सिर्फ आयान मेहरा पर ध्यान देती थी। उसकी एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी और वो अक्सर दूसरों की लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब उसे